नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। 26 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 30 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। बम स्क्वाड की टीम ने भी पूरे परिसर में चप्पे चप्पे की तलाशी ली। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से इस पूरे सत्र पर नजर रखी जाएगी। पिछले सत्र के दौरान जो बवाल हुआ था, उससे सबक लेते हुए कैंपस की हर गतिविधियों को कैमरे में कैद करने की व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत 26 जुलाई से होनी है। 30 जुलाई तक ये जो मानसून सत्र है वो चलेगा और इस दौरान जो विपक्ष है वो पुरजोर तरीके से आवाम की आवाज बंद करके सदन में अपनी बातों को रखेगा। सत्ता पक्ष जो है उसका जवाब देंगे, लेकिन इस पूरे सदन की कार्रवाई के दौरान जो सबसे अहम बात जिस चीज पे है वो है सुरक्षा को लेकर के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे जो है वो तीसरी नजर जो है वो लगा दी गई है। तीसरी नजर यानी कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है वो पूरे सदन की कार्रवाई पे नजर रखी जाएगी और इसको लेकर के जो निर्देश विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के जो सभापति हैं उनके तरफ से जारी किया गया था। विधानमंडल के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी को यह एहतियाती तौर पे कह दिया गया था कि सदन की एक भी कार्रवाई जो है, एक भी तस्वीर वो ना छूटे और इस कारण से यहाँ पे चारों तरफ जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कैमरे के साथ साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। टीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी भी रहेंगे। जब विधानसभा सत्र को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बैठक हुई थी जिसमें डीजीपी से लेकर के गृह सचिव, पटना के डीएम, एसएसपी सभी जब मौजूद थे, उस दौरान भी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने निर्देशित किया था कि सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रहे और पूरी घटनाक्रम की जो है वो तस्वीर कैमरे में कैद रहे। इसको लेकर गृह सचिव को जब उन्होंने निर्देशित किया, मुख्य सचिव को जब उन्होंने निर्देशित किया, तो उसी समय ये खाका तैयार कर लिया गया था कि हर मोड़ पे कैमरे हों, हर मोड़ पे सुरक्षाकर्मी हो और कोई तस्वीर जो है वो ना छूटे। तो इस कारण से यहाँ पे ये तस्वीर अब देखने को मिल रही है कि हर मुहाने पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। विधानमंडल परिसर में कैमरे लगाने के साथ साथ सुरक्षा को लेकर बम स्क्वाड की टीम ने भी कोने कोने की तलाशी ली ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं रह जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बम स्क्वाड की टीम है और बिहार विधानसभा का जो कैंपस है वहां चारों तरफ तलाशी ली जा रही है। निश्चित तौर पर सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। खासकर पिछला सत्र जो रहा था उसमें सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे थे और इसके बाद से पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर एक रणनीति बनाई है। उसी रणनीति के तहत न केवल यहाँ पर सीसीटीवी से निगरानी होगी बल्कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है और निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। और व्यवस्था इस कदर की गई है कि कोई भी बाहरी शख्स जो है वो बिहार विधानसभा परिसर में यूं ही नहीं आ सकता है और सुरक्षा के लिहाज से कई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको ध्यान में रखा जा रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए साफ तौर पे जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। तो विधानमंडल परिसर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा, जिससे बिना बाधा के मानसून सत्र सुचारू रूप से चलता रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और 26 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के हंगामेदार होने के भी आशंका जताई जा रही है। 30 जुलाई तक आयोजित मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि वो मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हंगामेदार होगा विधानमंडल का मानसून सत्र। मुद्दों पर सरकार को घेरने को तैयार विपक्ष। विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष तैयार है। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस बार मानसून सत्र में लॉ एंड ऑर्डर, बाढ़, सुखाड़, कोरोना, टीकाकरण, जल जमाव, बजट सत्र के दौरान मारपीट, अफसरशाही जैसे मुद्दे हावी रहेंगे। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि सरकार को हर मुद्दे पर जवाब देना होगा, नहीं तो हंगामा होगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि महिलाओं का सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना काल में जो लूट हुआ है सरकारी तंत्र के द्वारा,
उस पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। विधायकों को जो सुरक्षा नहीं मिला, विधायकों को उनका सम्मान वापस नहीं लौटा। 26 तारीख को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। उसमें हम दोनों सदन के लिए अलग अलग रणनीति तय करेंगे कि विधानसभा में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और परिषद में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि हम सरकार को घेरेंगे, उनसे जवाब लेंगे और उनकी विफलताओं को उजागर करने का काम करेंगे। सत्र को लेकर सरकार तैयार, हर सवाल का मिलेगा जवाब। मॉनसून सत्र को लेकर सरकार तैयार है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को मर्यादा में रहकर पूछे गए उसके हर सवाल का जवाब मिलेगा। पूरी तरह से तार्किक बहस के लिए कभी तैयार नहीं रहा। उनका मकसद हुड़दंग और हंगामा करना है, जो अभी दिख भी रहा है। मैं तो तेजस्वी यादव जी से कहूँगा कि अगर आप सार्थक बहस चाहते हैं तो सदन के पटल पर सरकार हर विषय का जवाब देने को तैयार है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स के तहत विपक्ष के द्वारा एक एक सवाल का जवाब सरकार देगी। हम हर एक योजनाओं को डाटा के साथ तमाम वो काम जो किए हैं हम जनता तक पहुंचाएंगे और विपक्ष के जवाब को भी करारा रूप से देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर को देखकर कहा जा सकता है कि विधानमंडल का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जनप्रतिनिधि अपनी सियासत के बीच जनता के मुद्दों को कितनी तरजीह देते हैं। अमित कुमार, संवाददाता, न्यूज़ 18। विधानसभा में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। ये बातें मंत्री जीवेश मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार हर सवाल का जवाब देगी। का काम है विपक्ष के सवालों का जवाब देना। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देगा। हमारा भी कहना है कि विपक्ष के लोग जनता के हितकारी सवाल को लेकर सदन को चलावें और सदन में सरकार से जवाब मांगे। तो ये तो सिलसिला है और इसी के लिए चुन करके लोग आते हैं। वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव भी विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नहीं है। उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई को महज खानापूर्ति बताया है। साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। 2 पुलिसकर्मियों से हम संतुष्ट नहीं हैं। उसमें कौन कौन है सारे लोग की रिकॉर्डिंग है हमारे पास भी, इसमें कौन कौन लोग हैं उन लोग को भी सस्पेंड होना चाहिए। उन लोग को भी सस्पेंड सरकार को करना चाहिए और नीतीश कुमार जी पे, खासकर इस पे नीतीश कुमार जी को उत्तर देना चाहिए। जातिगत जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता के पक्ष में नीतीश कुमार के बयान के बाद विपक्ष नए समीकरण की उम्मीद लगा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि नीतीश जी का दोनों मुद्दों पर जो स्टैंड है वो बीजेपी से अलग है और आरजेडी कांग्रेस के स्टैंड से मिलता है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की इस उम्मीद को सत्ता के लिए बेचैनी करार दिया है। 2-4 दिनों में जो उनका राय आया है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, तो ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एवं तेजस्वी यादव जी का पहले से मांग रहा है और इसमें अगर नीतीश कुमार जी अगर साथ आ रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, हमारे चाचा हैं और उनको भी पता है कि जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि जातीय जनगणना हो और पता तो चले कि किसकी कितनी आबादी है। तो स्वाभाविक है हमारी मांग है, वो सतत मांग है। जैसे शराबबंदी पर विधानमंडल का सर्वसम्मति प्रस्ताव, विशेष राज्य के दर्जा पर सर्वसम्मति का प्रस्ताव, उसी ढंग से जातिगत जनगणना पर भी सर्वसम्मति का प्रस्ताव। जनसंख्या नियंत्रण पर तो हमारी राय एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। कहीं न कहीं एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच में कुछ भी नीतिगत मुद्दों पर समानता नहीं है और ऐसी परिस्थिति पर्याप्त है समझने को कि आने वाले समय में कोई और भी इक्वेशन बन सकता है जहां राज्य के इंटरेस्ट में, राज्य के लोगों के इंटरेस्ट में अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस आरजेडी के स्टैंड के साथ अपने आप को लाते हैं। महागठबंधन को बेचैनी है, वो राय देते ही रहते हैं, वो सत्ता से बाहर जीना नहीं चाहते हैं और उनका स्टॉक खत्म हो गया तो स्टॉक पूरा करने के लिए वो किसी को आमंत्रण दे सकते हैं। सत्ता उनके सुविधा के लिए है, कोनो बिहार के विकास के लिए सत्ता उनको नहीं चाहिए।
उनको परिवार के विकास के लिए और सुविधा के लिए सत्ता चाहिए। तो वैसा आदमी जो सत्ता सुविधा के लिए चाहता है वो कहीं किसी को आमंत्रण दे सकता है, कहीं जा सकता है। और गुवाहाटी से गृह मंत्री अमित शाह लाइव है, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं जहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, वहीं तामुलपुर मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। तो सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। प्यारे भाइयों बहनों और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आज आसाम के चुनाव के बाद पहली बार आसाम में आया हूं। आसाम में दूसरी बार अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश और दुनिया में कई सारे इसके विश्लेषण किए गए, कई सारे विश्लेषण किए गए कि अब भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में अपना बेस मजबूत कर रही है। मोदी जी का नेतृत्व नॉर्थ ईस्ट में सबने स्वीकार कर लिया है, वगैरह वगैरह, जो जिसकी समझ में आता था विश्लेषण किया। परंतु कामाख्या की ये भूमि का जो मैंडेट था उसका मेरा विश्लेषण जरा अलग है। यहां दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है कि असम ने आंदोलन, आतंकवाद और हथियार तीनों को हमेशा के लिए छोड़कर विकास के रास्ते पर जाना चाहिए। शायद ही कोई प्रदेश होगा देश में जितने इतने लंबे समय तक रक्त रंजित आंदोलन अलग अलग प्रकार के देखे होंगे और हजारों हजारों युवा उनकी भावनाओं को एक प्रकार से उद्वेलित किया गया होगा और अंत में कई लोगों का बलिदान भी हुआ, शहीद भी हुए। हासिल क्या? हासिल कुछ नहीं। और जब पहली बार मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, यहां आया था, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आंदोलन और आतंकवाद का रास्ता आसाम के लिए श्रेयकर नहीं है, आसाम को फायदा नहीं कराएगा। आसाम को फायदा कराएगा नरेंद्र मोदी जी का विकास के रास्ते पर चलने का रास्ता। और मुझे आनंद है कि 5 साल पहले असम की जनता ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी को एक मैंडेट दिया था कि चलिए मोदी जी के स्वप्न के रास्ते पर आप असम को चलाइए, विकास के रास्ते पर आप असम को चलाइए। भूपेन हजारिका के स्वप्न को पूरा करने के लिए आप एक प्रयत्न करिए। और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देने का काम किया था। 5 साल जिस प्रकार से सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने सरकार चलाई, आसाम की जनता को विकास का रास्ता पसंद आया और उसी का परिणाम है कि हेमंत विश्व शर्मा आज फिर से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और आसाम के नए मुख्यमंत्री बनकर यहां पर। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आसाम की पूरी टीम को जो डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में एक दूसरी टर्म की पारी की शुरुआत करें। आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, आसाम का, यहां के स्थानीय लोगों का महत्व, इसको कोई कम करना नहीं चाहता। हम तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, बोलियां, भाषाएं, गीत, संगीत, अलग अलग खान पान जो है वो केवल नॉर्थ ईस्ट का नहीं, केवल आसाम का नहीं, ये भारत का गहना है। इसको संभाल कर चलना। और हेमंत विश्व शर्मा
को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप पर आया है। ये विकास के रास्ते पर जो मोदी जी ने देश को बताया है, वो विकास के रास्ते पर आसाम को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपका है। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से 5 साल आपने काम किया है वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नाते, और जो लंबा सुदीर्घ अनुभव है आपका आसाम की टीम को साथ में लेकर, इस आसाम की जनता को आप उनके मैंडेट के लिए गर्व हो इस प्रकार की अनुभूति कराने में आप सफल रहेंगे। और दूसरी बार सरकार बनी, उतना पर्याप्त नहीं है। हमारा वोट प्रतिशत भी 28 से बढ़कर 33% हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और न जाने कितने अपप्रचार की आंधी लगाई गई, नई नई पार्टियां बनी, नई नई पार्टियों ने भावनाओं को उद्वेलित करने वाले नारे दिए, मगर आसाम की जनता अड़िग रही कि विकास के रास्ते पर जाना है। आश्चर्यचकित कर देने वाला विकास 5 साल के लिए यहां पर आया है। तो अमित शाह को सुन रहे थे, जहां वो नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं और कई योजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। साथ ही विधानसभा में विधायक की पिटाई मामले पर हुई कार्रवाई को भी आई वॉश बताया है। मात्र पुलिसकर्मी को हटाना यानी पूरी तरीके से ये पूरी घटना का आई वॉश कराने के बराबर है। आप खुद हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं उस सरकार के। अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो हम तो कहेंगे कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर करा ले। ये केवल मुख्यमंत्री जी तो महंगाई पर वो गौर नहीं करते, पता नहीं और कितना साल लगेगा उनको महंगाई पे गौर करने का। और नालंदा के राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री गंगा जल उद्भव योजना, सफारी पार्क, नेचर सफारी समेत कई विकास कार्यों का जायजा लिए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट योजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में सीएम ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कैमरा निकालिए। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज कहां है और कहां जा चुकी है गाड़ी। और चलिए आपको फिर से लिए चलते हैं, अमित शाह लाइव है गुवाहाटी से। वहां पर आज आसाम की जनता को उपलब्ध हो गया। आप कल्पना करिए, इतने बड़े देश में 5 ही मशीन है, इसमें से 6ठा मशीन आज आसाम की जनता को मिल रहा है। और लंबे समय के शासन में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को वादों के अलावा कुछ नहीं किया, मगर कभी वादे समाप्त नहीं। उन्हीं के समय के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर कैपिटल बनकर रहा, मगर कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नहीं। मुझे याद है, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, 2018 में यहां आया था। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन श्री रतन टाटा, सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा के साथ एक बहुत बड़े कैंसर के अस्पताल का भूमि पूजन मेरे हाथों से यहां कराया गया था। वो अस्पताल तो बन रहा है, मैं देख कर आया अभी रास्ते में।
हेमंत जी ने कहा कि दिसंबर आते आते मोदी जी के हाथ से इसका उद्घाटन कराएंगे। तो न केवल आसाम परंतु पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को कैंसर के खिलाफ लड़ने की एक बहुत बड़ी सुविधा अपने मुहाने पर आसाम के अंदर पूरी हो जाएगी। उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ कई सारे लेवल 2 के अस्पताल और लेवल 3 के अस्पताल बनने वाले हैं। और इसके अलावे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के अंदर एक लेवल 3 का अस्पताल बनेगा, जो ऑपरेशन के बाद की ट्रीटमेंट है अपने राज्य के अंदर भी राज्य के अंदर ही कर पाएंगे। उनको आसाम में, गुवाहाटी में आने की भी जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का असम सरकार का और हेमंत जी का पास्ट रिकॉर्ड है, इस समय पर पूरा होगा और असम के अंदर एक बहुत बड़ा कैंसर के खिलाफ लड़ने का एक सेंटर भी बनेगा। यहाँ रिसर्च भी होगा और रिसर्च के बाद यहाँ से रिसर्च किए हुए पेपर हमारे असम के बच्चों के दुनिया भर में पढ़े भी जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक